अभी जो आज ज्योतिबा फुले जी का उनका जन्मदिन है, जयंती है, फुले साहब की और बाबा साहब की जयंती हम ऑनलाइन पूरे विश्व भर में मना रहे हैं। अभी मैं आपके सामने हमारे आर्टिस्ट है सुधाकर आंध्र प्रदेश के, वो लाइव आपको ज्योतिबा फुले जी की पेंटिंग बनाकर देखेंगे। पेंटिंग आपके सामने वो दिखाएंगे। मैं अभी सुधाकर जी सुधाकर जी यस जय निवासी सुधाकर जी बोलिए सर। हाँ, अभी आपका जो आर्टिस्ट है उनको हमारे सभी दर्शकों को दिखाइए। मेरा भाई है, ये है मेरा। हाँ, दिखाइए उनको। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके मैं शुरू करूंगा। हाँ, इंट्रोडक्शन दीजिए उनके बारे में। चलो स्टार्ट करूं? हाँ, कर लीजिए स्टार्ट। मैं दम्मेट सुधाकर, काकीनाडा, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश। मेरा पिताजी स्वर्गीय दम्मेट सत्यानंद बोधी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ले बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बामसप कैडर में भी बहुत साल काम करके 2014 में गुजर गया था। इनके प्रेरणा से मैंने ये रास्ता चुन लिया था। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का 193 जन्मदिन में मूल निवासी मेला ने जो इनविटेशन भेजा है और उसके सिलसिले में आप सबके सामने दो शब्द मुझे बोलने का अवकाश मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आधुनिक युग में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के प्रेरणा से जो भी उन्नति हो रहा है, उसके लिए मैं उन महापुरुषों को स्मरण करके उनको जय भीम जय मूल निवासी अर्पित करता हूँ। इस मूल निवासी मेला के अवसर पर ज्योतिबा फुले जी का चित्र को बनाने के लिए हमारे भाई दम्मेट विजय कुमार, चित्रकार शिक्षक, यहाँ मौजूद है। अब एक सफेद कैनवास के कपड़े पर एक्रेलिक पेंट से आपके नजरों के सामने फुले जी के चित्र को बनाने के लिए तैयार है। वे बहुत अच्छे चित्रकारी कलाकार है। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें से जातीय उत्तम चित्र कलाकार शिक्षक पुरस्कार और राज्य के उत्तम चित्रकारी पुरस्कार प्रमुख है। इनके ऐसी अनुभव से ये आज हमारे सामने बगैर देखे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के चित्र को बनाएंगे। अब इस अवसर पर मुझे मौका देने के लिए आप सबको यानी बामसप कैडर और एमएनटी न्यूज नेटवर्क सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। अभी शुरू करता है मेरे भैया। जय भीम, जय मूल निवासी। I am Dhammet Vijay Kumar. As a drawing teacher at Trust School, I am going to draw the Jyotiba Phule painting. Yes. Now I started this work. Just now. First I have to draw the outline only. Sudhakar ji. You are most welcome. You keep on your. Meanwhile, we are playing some songs in Hindi. You just keep on playing. You just keep on your drawing. Meanwhile, we also we join with some interviews. Okay. Yes. Thank you. You start your work. And you take your time. और भी हम आपको दिखाते रहेंगे गीत, और आप साथ ही ये देख रहे हो सुधाकर जी की लाइव जो पेंटिंग है वो हमारे साथ बने रहेंगे। अभी हम जुड़ने वाले हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, जो हमारा एक पैनल डिस्कशन है, परिचर्चा है। आज आप जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, और फुले और बाबा साहब की संयुक्त जयंती हम विश्व भर में मना तरीके से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम घरों में रहने पर मजबूर है, लेकिन हमारी जो जागृति की ज्वाला है, जागृति का जो अग्नि है, जागृति विचारधारा है, उसे हमें निरंतर फैलाना है। तो आज उसी के तहत
हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की विचारधारा, मूल निवासी पहचान और ओबीसी समाज में उसकी जागरूकता किस प्रकार से है। सॉरी, मैं दूसरा आपको विषय पढ़ के बताया। आज जो हमारा विषय है कि ज्योतिबा फुले जी का जो साहित्य है और उनका जो विचार है, उस साहित्य और विचार के बारे में हम विशेषज्ञों के साथ हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जो लाइव है वो जुड़ रहे हैं अजमेर सिंह काजल जी। अजमेर सिंह काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजमेर जी, और आपका परिचय मैं करा देता हूँ। आप जेएनयू में प्रोफेसर है और काफी वर्षों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारे साथ गुरनाम सिंह मुक्तसर जी है, पंजाब से हैं और साहब जो है काफी वर्षों से वामसिद्ध के आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं। उनके बारे में तो वो कुछ बताएंगे। आपके पास 1 घंटे का समय है, तो मैं गुरनाम सिंह जी का भी हमारे लाइव चर्चा में हम आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों को मैं कहूंगा कि आप हमारी चर्चा को सुनते सुनते सुधाकर जी जो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो लाइव पेंटिंग अभी हमारे साथ कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम हमारा लाइव है। तो आज हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी का साहित्य और विचार, और आपके साथ चर्चा, आपके साथ उसके ऊपर, विषय के ऊपर चर्चा। तो गुरनाम सिंह जी, आप मेरी बात सुन रहे, आवाज सुन रहे सर? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सभी लोगों का एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो साहित्य है, मतलब हम लोग हर बार करते हैं जिसको साहित्य की परिभाषा क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और जो फुले साहब की जो लिखी हुई रचना है, उसको हम साहित्य के रूप में कहाँ देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, और अगर वो साहित्य है उसमें ये कहाँ आता है, और बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण है। तो मैं अजमेर सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो साहित्य के बारे में बताइए कि साहित्य दरअसल होता क्या है, और फुले जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को साहित्य में हम कैसे देखते हैं। हेलो जी, ज्योतिबा फुले जयंती पर सभी को, पूरे देश को हार्दिक मंगल कामनाएं। साहित्य का बेसिक जो पर्पज है वो समाज में बदलाव के लिए होता है। शाब्दिक रूप से साहित्य को हम कह सकते हैं कि वो शब्दों के मेल को भाव और अर्थ के साथ हमें बताता है। वो लोक मंगल के लिए होता है, लोक रंजन के लिए होता है। लेकिन बेसिकली जो फुले का जो पूरा लिटरेचर है वो अलग तरह का लिटरेचर है, जिसमें वो लोक मंगल चाहते हुए पूरा देश का जो इतिहास है उसको, उसके जो मिथक हैं उनको अलग तरह से पेश करते हैं। और वो इस तरह से पेश करते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशील था और इस इतिहास को यहाँ अज्ञानता और पाखंड ने किस तरह से तार तार किया है। फुले जी उन पूरे रिश्तों को जोड़ते हुए भारतीय समाज के निर्माण की, भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के निर्माण की पूरी प्रक्रिया उस साहित्य के माध्यम से हमें समझाते हैं। और वो साहित्य हमें उन क्षेत्रों में लेकर के जाता है जिन क्षेत्रों को लेकर के अभी तक जो स्थापित जो साहित्य के की जो दृष्टियां हैं वो उस पर बहुत कम जाती हैं। बाद के वर्षों में फुले जी और बाबा साहब अम्बेडकर के उस आंदोलन की बदौलत बहुत सारे साहित्य के नए रूप हमारे सामने आए हैं। लेकिन फुले का जो साहित्य है वो भारतीय और पूरे बहुजन समाज को बदलाव की दिशा में लेकर के जाता है। और वो बदलाव केवल इसलिए नहीं कि हमें बदलना है, बदलाव उस पूरी धारणाओं के खिलाफ, जिन धारणाओं ने इस समाज को अंधता में ढकेल दिया है, जिन धारणाओं ने इस समाज को पूरी तरह से तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फुले जी उस पूरे बहुजन समाज को एकजुट बनाने के लिए को सफरर्स के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो वंचित और पीड़ित लोग हैं वो इसलिए वंचित और पीड़ित नहीं है कि वो वंचित और पीड़ित केवल जन्म के आधार पर हो गए हैं, बल्कि इसलिए है कि उन वंचित और पीड़ितों को वंचित और पीड़ित बनाए रखने का पूरा एक षड्यंत्र है।
उस षड्यंत्र को समझे बिना आप फूले के साहित्य को समाज निर्माण में सही तरह से नहीं ले जा सकते। फूले के साहित्य को समाज निर्माण में ले जाने के लिए पूरा जो अभियान है ये लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में फूले का साहित्य मुझे लगता है और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है अगर इस बात को हम इस तरह से कहें कि फूले ने जो रचनाएं, मुख्य रूप से जो फूले की जो रचनाएं थी, जिनमें हम 4 प्रमुख रचनाओं की बात कर सकते हैं, जिसमें हम तृतीय रत्न की बात कर सकते जो उन्होंने 1855 में लिखी, ब्राह्मणों की चालाकी जो 1869 में लिखी गई, गुलामगिरी जो 1873 में लिखी गई और अछूतों की कैफियत जो उसके बाद की रचना है। ये सारी रचनाओं में बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि भारतीय समाज में जो गुलामी है, उस गुलामी का कारण भारतीय समाज में मिथकों को जिस तरह से पेश करके पूरे समाज को उन मिथकों के आधार पर समेट दिया गया है और हर एक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए धर्म ग्रंथों की तरफ भाग रहा है। इसलिए हमें उस मुक्ति के लिए उन धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाने होंगे और उन सवालों को जब हम उठाएंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो पीड़ित है उसको समझ में आएगा कि हमारी गुलामी का असलियत कारण क्या है। तो मुझे लगता है कि फूले अपने साहित्य के माध्यम से उन सभी सवालों को बहुतायत में हम पूरे समाज को बदलने के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज को अजमेर सिंह जी तो चेतन बनाने के लिए। हाँ जी, अजमेर सिंह जी हमारे साथ गुरनाम सिंह मुक्तसर भी है। उनका काफी साहित्य पंजाबी में प्रकाशित हुआ है। वो साहित्यकार खुद है, तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहूंगा कि जो फूले, मुझे अजमेर सिंह जी का चेहरा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, शायद पीछे से लाइट आ रही है, कोई नहीं। सर मेरी आवाज सुन रहे? सॉरी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो आप खुद साहित्यकार हैं, पंजाबी में काफी सारी पुस्तकें उनके पास हैं। उन्होंने, हाँ आपका दिख रहा है सर, अजमेर सिंह जी आपका दिख रहा है, गुरनाम सिंह जी से मैं बात कर रहा हूँ। जी अभी दिखाई दे रहा है आपका। हाँ, तो ये जो फूले साहब का साहित्य है, जिसको साहित्य की जो परिभाषा है, उसमें उस परिभाषा में फूले जी का जो रचनाएं हैं वो कहाँ बैठती है, उसके ऊपर आपके विचार बताइए। इससे पहले कि मैं दादा साहब के साहित्य पर बात करूं, एक दो जरूरी बातें मुझे करनी है। पहले तो सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और उसके बाद दूसरी बात जो मुझे कहनी है, जो सारे देश के लोगों को, कम से कम बहुजन समाज को पता होना चाहिए कि 11 तारीख जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत का साहित्य और इतिहास अगर देखें तो यहाँ से उसका निर्माण शुरू होता है। भले ही वो बाद में पढ़ लिख कर साहित्य पर आए, इतिहास पर आए, मगर हम इस बात को उनके जन्मदिन से इसलिए जोड़ते हैं कि ये एक प्रथा है, एक परंपरा है कि वहां से ही शुरू किया जाता है। तो मैं उनकी बात आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि 2 तारीख को भारत में भारत का एक बड़ा इतिहास जो लिखा गया वो भीमा कोरे गांव का आंदोलन था। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो दादा साहब ज्योतिराव फूले का जन्म उत्सव है। और तीसरी बात जो याद रखने वाली है वो है कि गुरु नानक जो महान क्रांतिकारी हुए बहुजन समाज के, उनका जन्म भी यही अप्रैल में हुआ। और अगली चौथी बात जो हमको याद रखनी है कि बहुजन समाज के लोगों का जो खालसा निर्माण हुआ वो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हुआ। और जो 5वीं बात मुझे बतानी है आपको वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन। ये 5 चीज तो मैंने आपको बता दी, मगर कुछ
एक दो और भी हैं जो इसी महीने में आती। इसलिए ये महीना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब बात आती है दादा साहब के साहित्य की बात। तो साहित्य जो होता है वो किसी भी समाज के लोगों का, उनके जीवन का दर्शन होता है, और हम उसी साहित्य से किसी भी समय में जो घटनाएं घटती हैं, समाज को, राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, विद्यक हो, कोई भी घटनाएं हैं वो साहित्य से ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। दादा साहब ज्योतिराव फुले जब 10वीं पास करते हैं तो उनका ध्यान जब हम देखते हैं तो बहुत सारा साहित्य या बहुत सारा इतिहास उनके दिमाग में आता है। अगर साहित्य और इतिहास दोनों दिमाग में ना आए तो आदमी ना तो वर्तमान की बात समझ सकता है, ना बीते हुए समय की बात समझ सकता है, और ना ही आने वाले भविष्य में किसी बात को उस प्रसंग में रखकर समझ सकता है। इसलिए दादा साहब ने जब 1848 में स्कूल खोला तो उन्होंने जो सोचा वो साहित्य नहीं था, वो इतिहास था। वो इतिहास क्या था कि हमारे लोग गुलाम कैसे हुए, आर्यों ने हमको कैसे हराया, कैसे कैसे वो आए और कैसे कैसे हम हारते चले गए, कैसे कैसे षड्यंत्र हमारे साथ होते गए और हम लगातार गुलाम होते रहे और हम शूद्र हो गए और परमानेंट गुलाम हो गए। ये बात उनके दिमाग में 1848 में आई। इसको हम साहित्य नहीं कहेंगे, अभी उन्होंने लिखा नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही उस समय उनके दिमाग में जो आई कि अंग्रेजों के होते हुए अगर हम ब्राह्मणों से आजाद हो जाएं तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर समा है। अंग्रेज यहां रहे ना रहे वो एक दिन तो उनको जाना है, मगर हमको उनके जाने से पहले आजाद होना है, और वो आजादी इस देश के आर्या लोगों से हमारी बनती है, और हमको जितनी जल्दी हो सके ब्राह्मणों से आजाद होना चाहिए। ये साहित्य और इतिहास दोनों चीजों का मिश्रण है। दादा साहब को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि वो एक ही समय इतिहास और साहित्य की बात करते हैं। एक तरफ से साहित्य आता है और दूसरी तरफ से इतिहास आता है, मगर इतिहास ज्यादा आता है, साहित्य कम आता है। दादा साहब के समय से पहले जो भारत का सबसे बड़ा साहित्य है वो सतगुरु नामदेव का साहित्य है। मैं आपको सभी को जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी को एक बात याद करवा दूं कि ये सिख लहर, जो सिख क्रांति जिसको कहते हैं, जो बुद्धा के बाद दूसरी क्रांति है भारत की, उस क्रांति का आगाज महाराष्ट्र पंढरपुर से हुआ, और उसको शुरू करने वाले हमारे महान पुरुष सतगुरु नामदेव हैं। मेरे ख्याल में भारत में अभी तक हमारे लोगों ने ये बात नहीं समझी, तो आज मुझे मौका मिला है सभी से बात करने का, तो मैं ये बड़ी बात उनको बताना चाहता हूं कि सिख क्रांति का जो निर्माण शुरू हुआ वो सतगुरु नामदेव से शुरू हुआ, जिनको देश निकाला मिला, और देश निकाले के बाद वो महाराष्ट्र से पंजाब में आकर बसे और यहां से उन्होंने क्रांति शुरू की। और उनका साहित्य हमारे जीवन का बुद्धा के बाद जो एक बार हम जैसे अलग हो गए, उनके पहला साहित्य है, पहला साहित्य। हाँ सर, वो परिणाम जो है उसके ऊपर मैं आपके साथ आऊंगा। हमारे साथ अभी एक साथी जुड़े हुए हैं, धनंजय झाकड़े सर।
उनका मैं स्वागत गवर्नमेंट न्यूज नेटवर्क में। हमारे साथ काजल भी जी है। मैं काजल साहब से अभी आगे का दूसरा जो सवाल है, मतलब गुरनाम सिंह जी ने सही कहा कि फुले साहब ने जो लिखा वो एक साहित्य नहीं, मतलब जिसको साहित्य कहा जाता है आमतौर पर, कथा कहानियां उस प्रकार से नहीं था। तो ये एक इतिहास उन्होंने लिखा है, इतिहास की चर्चा की। मैं अजमेर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि फुले जी का जो साहित्य है, उसमें जो विचार है, उसको आज की परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा जा सकता है, उनके रचनाओं की क्या प्रासंगिकता है। हम ये चर्चा जो है सर अभी एक और 45 मिनट्स करेंगे, 45 मिनट तक। तो उस हिसाब से हमारे पास और भी सवाल हैं। तो आप उसके ऊपर बताइए कि जो फुले साहब का जो साहित्य है, उनके जो विचार है, उसका आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, फुले जी ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने इस सवाल को बहुत खूबसूरती के साथ उठाया कि इस देश में जिन चीजों की सबसे ज्यादा कमी है, उसमें से एक एजुकेशन पैटर्न में साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना है। वैज्ञानिक सोच शिक्षा से नहीं आएगी तो समाज में बदलाव कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण सवाल रेखांकित किया, इंडिकेट किया जिसको, वह यह था कि शिक्षा पर जितना भी खर्च है, उस खर्च को स्टेट को लेना चाहिए, यानी एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, प्राइवेट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तीसरा सवाल उन्हीं में हंटर कमीशन के सामने उन्होंने जो रखा, वह यह था कि हमारे यहां महिलाओं के प्रति जो धारणाएं हैं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर जो धारणाएं हैं, वो धर्म के आधार पर लड़कियों को हम शिक्षा से वंचित करते हैं, क्योंकि धर्म उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है। तो इसलिए शिक्षा अगर उनको मिलेगी तो वो धर्म को तोड़ेंगी, इसलिए धर्म उनको जगह जगह रोकता है। ये जो बात धर्म वाली जो बात कह रहा हूं, ये हिंदुइज्म के के दृष्टि से कह रहा हूं। यद्यपि सिखिज्म बाद में आया, उन्होंने हिंदुइज्म के उन सभी धारणाओं को तोड़ा और एक अलग तरह का समाज बनाने का सपना लेकर के सिखिज्म इस दुनिया में, इस देश में आया। लेकिन फुले जी जिस बात को हमारे यहाँ रेखांकित करते हुए बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिक्षा के पर अधिक खर्च करना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए, अधिक विद्यालय और उससे आगे के जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाने चाहिए। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ एजुकेशन का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये जो बहुत बड़े सवाल हैं, जिन सवालों से आज भी हम देख रहे हैं। अभी भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 आई है, जिस पॉलिसी को लेकर पूरे देश में बातचीत हुई है, और उस पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य गवर्नमेंट ने उसमें रखा है। और जिस बात को फुले जी 1882 में कह रहे हैं और हम 2020 में उन बातों को आज तक हासिल नहीं कर पाए। 1882 की वो सवाल 1982 और 2020 में पूरे नहीं हुए, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, जो राज सत्ताएं हैं वो जानती हैं कि बहुजन समाज को अगर एजुकेट करेंगे तो बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाएगा, और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाएगा तो हम इनको जिस तरह से इनके ऊपर हम गवर्न कर रहे हैं, इनको जिस तरह से हम इनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, इनको ये आभास होने लगेगा, मालूमात होने लगेगी कि ऐसा हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो नहीं है जो हम हैं। की जो बातें आधार
हम साहित्य के माध्यम, जैसे गुरुराम सिंह जी ने बात को बहुत सही तरह से बताया कि बेसिकली उनका साहित्य वैसा साहित्य नहीं है जैसे हम किसी तरह के साहित्य के रूप में, भाषाओं के साहित्य के रूप में उसको हम देखते हैं, बल्कि उनका साहित्य समाज निर्माण और समाज को बदलने का साहित्य है, जिसमें वो हिंदुइज्म द्वारा प्रयोग किए गए एंटी मिथक प्रयोग करते हैं। जिन मिथकों का प्रयोग हिंदुइज्म करता है, फूले जी उन्हीं मिथकों को, उस अंधता को तोड़ने के लिए प्रयोग में लेकर के आते हैं। तो इसलिए उनके साहित्य की सबसे बड़ी प्रासंगिकता मुझे लगती है जो उन्होंने गुलामगिरी के प्रीफेस में जो जिस बात को उन्होंने रेखांकित किया है कि किस तरह से भारतीय समाज की ये जो गुलामी है, इस गुलामी को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम एजुकेट होंगे, और एजुकेट होंगे तो हम अपनी बीमारी को जानेंगे। इसलिए वो उस बीमारी को गुलामगिरी में बहुतायत से बहुत बेहतरीन ढंग से बताते हुए ये संदेश देते हैं कि हमें इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक ही काम करना है, एजुकेट होना है। और जब एजुकेट हो जाएंगे, उस बीमारी को हम जान जाएंगे, तो हम उस बीमारी से लड़ेंगे। अभी तक हम एजुकेट नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इस तरह की बनी कि इन लोगों को पढ़ने से रोकना है। और बहुजन समाज की जो दरिद्रता का कारण केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि उसका एक तरह से शैक्षिक उसके आधारों को छीन लेना उसकी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वो ज्ञान सत्ता जब किसी भी समाज में, किसी भी बड़े सेक्शन में जब पैदा होती है, तो राज सत्ता को उससे चुनौती मिलती है। क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं कि ज्ञान के खिलाफ ही अभियान चला हुआ है कि ज्ञान लेने से रोका जाए। अगर ज्ञान लेने से रोकेंगे तो ये लोग वहीं रुक जाएंगे। तो ये जो बड़ी बात फूले ने कही, इस बात की आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज है। और फूले ने कहा कि उन सभी धर्म ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जिन धर्म ग्रंथों में इंसानी बराबरी का अवरोध है, उसकी रुकावट है। उन सभी लोगों के साथ हमारा दोस्ताना होना चाहिए, चाहे वो इस देश के हों चाहे विदेश के हों, जो लोग ह्यूमन इक्वलिटी में विश्वास करते हैं। और उन्होंने अपने बातों में ये कहा भी है कि सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार होऊंगा अगर वो मुझे अपने द्वारा जो उनको मेरे माध्यम से कुछ अच्छी चीजें उनको मिली हैं तो वो बताएं, और उनका समाज निर्माण में जो उनकी भूमिका वो बताएं, अपने पत्रों से मुझे सूचित करें। ऐसा भी वो अपने उन रचनाओं में अपने उस आंदोलन के माध्यम से उन सवालों को रेखांकित करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ज्योतिबा फूले ने जिस बात को बेहतरीन ढंग से हमारे सामने रखा, वह बात प्रमुख रूप से हम कह सकें तो यह कहें कि जो उनकी एक गुलामगिरी के में बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण ढंग से वो कहते हैं, जो कह रहे हैं कि मनु जलकर खाक हो गया जब अंग्रेज आया, ज्ञान रूपी माँ ने हमको दूध पिलाया, अब तो तुम भी आगे चलो और पढ़ लो मेरा लेख ज्योति कहे। तो वो पढ़ने का जो उनका इशारा है, और उस इशारे को जैसा कि हम जानते हैं, समझते हैं उन चीजों को, कि जब वो अपने घर में उन सवालों को लेकर के गए तो उन सवालों को लेकर के घर में भी एक जैसा माहौल नहीं बना। और बाद में फातिमा शेख और उस्मान शेख के साथ उन्होंने मिलकर के पहला विद्यालय बनाया था, और वो विद्यालय का यही इस तरह से ज्ञान मूलक समाज बनाने में जो वो एक बड़ी भूमिका के रूप में वो हमारे बीच में रखते हैं, मुझे लगता है। हाँ सर, स्पीकर ऑन कर लीजिए, स्पीकर। हाँ हेलो अजमेर सिंह, अभी हमारे साथ धनंजय झाकर्डे जी भी जुड़े हुए हैं, शायद उन्होंने अपना जो माइक है वो शुरू कर दे। झाकर्डे सर, आप हमें सुन रहे हैं? झाकर्डे जी, हेलो हेलो, शायद उन्होंने वो कट गए। तब तक मैं मुख्तसर जी को ये जानना चाहूंगा कि जो फुले साहब की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस प्रकार की उनकी रचना।
झाकड़े साहब जुड़ने तक? हाँ, मैं सबसे पहले जो 83-84 में मुझे पता चला तो गुलामगिरी मेरे हाथ में आई, और जब गुलामगिरी मेरे हाथ में आई और पढ़ा जिसको मैंने, तो मेरे जीवन का जो सच है वो सामने आ गया और जो झूठ है वो पीछे रह गया। गुलामगिरी पढ़ता गया मैं, जबकि मैंने कॉलेज में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी और फिर आर्य लोगों को भी पढ़ा, उनके वेदों के बारे में भी पढ़ा, मगर उसकी सच्चाई हमें अगर पता चला तो गुलामगिरी से पता चला। तब मैंने जो हिंदी की पुस्तक आई उसको पंजाबी में अनुवाद किया, और वो मेरी पहली पुस्तक दादा साहब के बारे में, जिसको मैंने पंजाबी में और हिंदी में अनुवाद करके पूरे उत्तरी भारत में, जो उत्तर भारत है, उसमें भेजा, तो लोग भी उसको जानने लगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि मिशन का काम इतना आसान नहीं होता। 80 में मैं बामसे में आ गया तो मैंने बहुत बड़ा बोझ अपने पर उठाया। नौकरी का बोझ भी था, घर का तो थोड़ा कना होता है, बच्चों का होता है, मगर समाज का बोझ बहुत बड़ा होता है। तो वो बोझ इतना ज्यादा था कि हम हर चीज को हाथ नहीं पा सकते थे। फिर भी मैंने दादा साहब को पढ़ा, और गुलामगिरी के बाद जो पुस्तक मैंने पढ़ी वो ये थी। ये मेरे ख्याल में इसको देखा होगा सभी ने। दादा साहब के बारे में सबसे बेहतरीन पुस्तक जो है ये मैंने पढ़ी, और उसी में दादी साहब का जिक्र भी होता है। ये मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ है बहुत वर्षों से। और उसके बाद जो पुस्तक मेरे हाथ लगी वो दादा साहब की ये पुस्तक थी। लोगों को, सभी को पता होना चाहिए। और इसको, ये पुस्तक, और फिर पढ़ते पढ़ते ये पुस्तक मेरे हाथ लगी। ये मेरा ख्याल है पूरी दिख रही होगी सभी को। दिख रही है। और तब पंजाबी में जो दादा साहब का साहित्य है वो आने लगा। तो कविता में ये साहित्य, ये पहली पुस्तक है जो कविता में दादा साहब के बारे में पूरी आई है। और इसको हमारे साथी ने, बामसेब के साथी ने लिखा, ये पुस्तक उसकी है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि दादा साहब ने एक समुद्र को हिला दिया। जो समुद्र बहुत देर से शांत था, उनकी गुलामगिरी ने और उनकी विचार ने, जब हम उनको पढ़ते हैं तो एक समुद्र को हिला दिया। और जब वो समुद्र हिला तो हमारे दिमागों में एक तसनामी आ गई। जब वो तसनामी आई तब हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, लॉर्ड बुद्धा को, और फिर बड़े बड़े जितने हमारे महापुरुष हुए सभी को पढ़ना शुरू किया। और मुझे कहने में खुशी होती है कि मैंने अपने महापुरुषों की हजारों पुस्तकें इकट्ठी की पूरे देश से, और फिर उनको पढ़ा। तब उनका पता चला कि उनका संघर्ष क्या था, उनका साहित्य क्या था, उनका इतिहास क्या था, हमारे जीवन से उसका क्या ताल्लुक था, हमारी गुलामी से उनका क्या रिश्ता था, हमारी आजादी से उनका क्या रिश्ता था, बराबरी से क्या रिश्ता था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से क्या रिश्ता था। ये तब हमको समझ लगा पड़ा। तो ये इसका आधार अगर कोई सच्चाई में है तो दादा साहब ज्योतिराव फुले का विचार है, जिसको समझे बगैर हम गुरु नानक को भी नहीं समझ सके, गुरु गोविंद सिंह को भी नहीं समझ सके, और हम गुरु ग्रंथ साहब को भी नहीं समझ सके। पहले हमको गुलामगिरी का पता चला और उसके बाद जो सिख क्रांति हुई उसका पता चला। तो मैं एक बात यहाँ अगले किसी प्रश्न से पहले ये बता देना चाहता हूं कि जो सिख क्रांति वो महाराष्ट्र से शुरू होती है और वो 13वीं सदी से शुरू होती है। ये 13वीं सदी से चलकर 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी
जो 500 साल लगातार चलती है, और 500 साल के बाद इस सारी क्रांति को अगर किसी ने मुझे समझाया, वो दादा साहब ज्योतिराव फूले थे। जी जी। हमारे साथ धनंजय झाकरडे जी है। झाकरडे सर, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। आपका हाँ, 99 में स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल जी है, गुरनाम सिंह जी मुक्तसर है, और धनंजय झाकरडे जी मूल निवासी सभ्यता के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्र में है। और हमारे साथ आंध्र प्रदेश से सीधे लाइव है सुधाकर, आर्टिस्ट है, हमारे कार्यकर्ता है, और वो ज्योतिबा फुले जी की हमारे चर्चा के साथ साथ वो ड्राइंग पेंटिंग भी बना रहे हैं। तो मैं आपसे झाकरडे जी ये सवाल पूछना चाहूंगा। हमारा जो विषय है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा विषय फुले जी के साहित्य के बारे में, तो साहित्य और उनका विचार है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, ये हमारा विषय है। तो मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि जो फुले जी का साहित्य है वो किस प्रकार का साहित्य है, कौन कौन सा साहित्य है, उन रचनाओं की तरफ कैसे देखा जा सकता है, और उसकी प्रासंगिकता क्या है, कौन कौन सा साहित्य और उनकी प्रासंगिकता क्या है? झाकरडे सर। ये सारे सवालों के जवाब संक्षेप में देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के जयंती के अवसर पर। साथियों, ऐसा है कि फुले जी का जो साहित्य है, समग्र साहित्य को ही मैं एक वैचारिक क्रांतिकारी साहित्य मानता हूँ, और एक प्रकार से वो सनातन साहित्य भी है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि फुले जी का जो साहित्य है, जैसे काजल जी ने बताया, वो 4 भागों में बटा हुआ उन्होंने बताया है। उसमें नाटक भी है, काव्य भी है, और कुछ संवाद में जैसे वो गुलामगिरी है, एक किसान का कोड़ा है, और उन्होंने कुछ जो तब के अंग्रेज सरकार को दिए हुए जो निवेदन वगैरह थे, तो इशारा या तो फिर हंटर कमीशन के रूप में हम पढ़ सकते हैं उसको, और अखंड के रूप में उन्होंने अखंड पवाड़ा और मंगलाष्टक कुछ जो भी थे, तो इन माध्यम से उन्होंने अपना साहित्य रखा है। फुले जी के सभी साहित्य का जो सूत्र है, वो सूत्र जो है इतना क्रांतिकारी सूत्र है, क्योंकि वे साहित्य मनोरंजन के लिए लिखते ही नहीं। उनका समग्र साहित्य जो है वो एक क्रांति की विचारधारा है, और इसलिए वे अपने हर शब्दों में से लोगों को संदेश देते हैं, और उन्होंने लोगों के लिए लिखा है कि लोग समझे, लोग जागे, और लोग अपने मानसिक गुलामी से उभरे, उनको मानसिक गुलामी को तोड़ दे, अपनी मानसिक गुलामी को, उनका जो मनोविज्ञान है, समाज का जो मनोविज्ञान है, वो समग्र मनोविज्ञान बदलने की जो कोशिश है, वो कोशिश और भरसक कोशिश, वो ऐसी वैसी कोशिश नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा अध्ययन भी है, रिसर्च है, उनकी खोज है, और साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से उस साहित्य को रखा है, तो उससे हम ये मानेंगे कि उन्होंने उनके समय में समाज को काफी हद तक क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने सराबोर करके रख दिया, और लोग भी जाग गए। और आज तक, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके बारे में कहते हैं कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन अगर लोगों का कल्याण करना है और लोगों का विकास करना है, इस देश के शोषित, पीड़ित और पिछड़े सभी लोगों का अगर विकास करना है, उनको अगर मुख्य धारा में और मुख्य प्रवाह में लाना है, तो फुले जी के प्रोग्राम को लिए बगैर हम नहीं कर सकते। तो ये जो इंपॉर्टेंस है फुले जी के साहित्य का, समग्र साहित्य का, तो उनमें जो संक्षेप में मुझे बताना था, तो ये जो बातें हैं, जैसे उनका किसान का कोड़ा अगर लेते हैं, तो आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है। आप किसान का कोड़ा जब पढ़ते हो, तो आपको किसानों के स्थितियों में
तब की जो स्थिति है और आज की जो स्थिति है, उस स्थितियों में कोई भी बदलाव नजर नहीं आता है। आज भी ज्यों की त्यों जो स्थितियां है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। गुलामगिरी जब आप पढ़ते हो तो आज आपको ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से माइथोलॉजी में आज का समाज भी ब्राह्मणवादी जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने आज भी फुले जी को किस तरह से आज भी माइथोलॉजी और जो मिथक है उन मिथकों में फंसा के रख दिया है। और आज भी वे लोग जो है वो अफवाहों पर और इन बहुत सारी दकियानुसी बातों पर आज भी लोग विश्वास करते हैं। तो आज भी उनके हर साहित्य की जो प्रासंगिकता, इसलिए उन्होंने जैसे अभंग नाम की जो चीज है, तो अभंग फुले तुकाराम महाराज अभंग लिखते थे, नामदेव महाराज अभंग लिखते थे। तो अभंग का मतलब होता है जो भंग नहीं होगा। और लेकिन उसी अभंगों की तर्ज को फिर बाद में ब्राह्मणों ने प्रक्षिप्त किया, ब्राह्मणों ने उसको विकृत करने की कोशिश की और ब्राह्मणों ने उस काव्य प्रकार को हाथ में लिया। तो फुले जी का यहाँ हमको दूसरा स्वभाव भी ध्यान में आता है, और वो स्वभाव ये है फुले जी का कि वे नकारते हैं जो बातें ब्राह्मणों ने यानी ब्राह्मणवाद ने जो प्रक्षिप्त किया, उन सभी बातों को वो टाइटल के साथ नकारते हैं। इसलिए उन्होंने अभंग इस शब्द को अखंड जो है, यानी कि जो खंडित नहीं हो सकता, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वो सत्य ही होता है। और इसलिए उनका ये आग्रह रहा है कि मैं सत्य रख रहा हूं, और ये जो वो सत्य रख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपने उस काव्य प्रकार को अखंड कहा है। और फुले जी के समग्र साहित्य की तरफ देखा जाए तो ये माना जाएगा कि आधुनिक काव्य के भी वे सृजन करता है। आधुनिक वे नाटककार है, प्रथम नाटककार है, प्रथम वे आधुनिक कवि है, और प्रथम वे आधुनिक जो साहित्य है, ललित साहित्य को, यानी कि समाज साहित्यकारों की जो जिम्मेदारी होती है समाज को जगाना, तो वो जिम्मेदारी जो है उनके हर शब्द ने निभाई है उनके साहित्य में। इसलिए वे ऐसे एक जिम्मेदार साहित्यिक है कि जिसकी प्रेरणा हर साहित्यिक ने लेनी चाहिए। आज के हर साहित्यिक ने उनकी उस प्रेरणा को लेना चाहिए, उनके साहित्य की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही साहित्य जो होता है वो अखंडित होता है, वो निरंतर होता है, और वो निरंतर ये जो उसमें प्रबोधन है, तो हम ये कहेंगे कि फुले जी के साहित्य की तरफ देखते हुए एक वास्तववादी दृष्टिकोण हमें नजर आता है, और फुले जी पूरी तरह से जो भी सत्य स्थिति है उस सत्य स्थिति को रखते हैं। जी जी, धन्यवाद ताकड़े सर। आपने सही कहा कि उन्होंने कुछ तृतीय रत्न नाम का नाटक लिखा, किसान का कोड़ा लिखा, ऐसी कुछ पुस्तकों रचना की। हमें मुक्तसर साहब ने भी बताया, उन्होंने तो वो किताब उनके मुख पृष्ठ दिखाए जो अंग्रेजी में अनुवादित है, पंजाबी में अनुवादित है। भारत के सभी लगभग सभी भाषाओं में जो पढ़ी जाने वाली लिखी जाने वाली भाषाएं है, तेलुगु है, तमिल है या कन्नड़ा है, हिंदी, वो अनुवादित है। तो मैं दर्शकों को आगे की चर्चा बढ़ाने के पहले दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि फुले साहब ने जो साहित्य लिखा है, मतलब जो साहित्य बताया जाता है उसमें उन्होंने लिखे है। एक महाराष्ट्र में एक लंबा काव्य होता है जिसको पवाड़ा कहा जाता है, वो पवाड़ा लिखा है। उनके साहित्य में उनके जो रिपोर्ट है, सत्यशोधक समाज के जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उसमें आते हैं। कुछ एसेज उन्होंने लिखे, जिसको निबंध कहा जाता है, एसेज है वो लिखे। कुछ पत्रक है, कुछ निवेदन है, जैसे मुक्तसर साहब ने हंटर कमीशन के रिपोर्ट, उसको जो मेमोरेंडम दिया, वो भी उनके साहित्य में है। कुछ काव्य रचनाएं की, जैसे का अखंड नाम की काव्य रचना की। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अजमेर सिंह जी को सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो उनकी रचनाएं हैं, फुले साहब की रचनाएं हैं, उन रचनाओं को उनके समय और आज के समय क्या परिणाम दिखाई देता है, यही सवाल मेरा सभी को है। पहले मैं अजमेर सिंह जी से ये जानना चाहूंगा कि फुले जी की जो रचना है उनका उनके समय और आज के समय क्या परिणाम दिखाई देता है, उसके बारे में हमें बताइए अजमेर सिंह जी। देखिए, हाँ, फुले
जी के साथ बहुत सारे और लोग भी थे जो समाज सुधार और धर्म सुधार के काम में लगे हुए थे। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, मूल शंकर तिवारी, शायद उस नाम को लोग भूल गए हैं। मूल शंकर तिवारी स्वामी दयानंद बन गए और 1875 में वो बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। उनका जो आर्य समाज बनाने के पीछे का मकसद था, जो समाज में धार्मिक शोषण के खिलाफ जो चेतना पैदा हो रही है, उस चेतना को कर्टेल करना, रोकना, और उसमें वो अपने हिसाब से उस वक्त में सफल रहे। इसी तरह से अगर देखें, उस जमाने में बहुत सारे और लोग थे जो हिंदू पुनरुत्थान के नाम पर समाज में पैदा हो रहे आंदोलन को दबाना चाहते थे। तो अपने मकसद में इसलिए सफल हुए क्योंकि बहुजन समाज, मूल निवासी समाज अज्ञानता में पड़ा हुआ था, और फूले जी उनसे पहले इस बात को कह चुके थे कि हमें पाखंड मुक्त और सत्य का समाज बनाना है, जिसका नाम भी उन्होंने सत्य शोधक समाज रखा था। और आप आर्य समाज का अर्थ भी आप जानते हैं कि वेदों की तरफ लौटो। और एक कहता है, फूले जी ये कहते हैं कि जो वेदों में विश्वास रखता है वो बुद्धिहीन है, और स्वामी दयानंद कहते हैं वेदों की तरफ लौटो। तो ये एक कंट्राडिक्शन है दोनों के मध्य, बहुत बड़ा। ये कंट्राडिक्शन केवल इसलिए नहीं है कि ये केवल हमें दिखता, बल्कि ये एक पूरा वैचारिक आधार उसके पीछे दिखता है। और उस पूरे वैचारिक आधार को लेकर के वो जो समाज निर्माण के उन सवालों के साथ, यानी अपने वक्त के जो सवाल थे, फूले जी उन वक्त के सवालों के साथ अपने समकालीन लोगों से कहीं ज्यादा मॉडरेट थे। इस बात में मैं एक संदर्भ यह भी जोड़ना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं तो फूले जी का ज्ञान साथ साथ साहू जी महाराज तक आता है। साहू जी के साथ साथ फूले जी का ज्ञान बाबा साहब आंबेडकर तक आता है, और वही ज्ञान आगे चल करके भारतीय समाज का नव निर्माण करने वाले, आगे चल करके उस आंदोलन की लीड लेने वाले वामसेफ के लोगों तक भी पहुंचता है, जिसमें उस जमाने में वामसेफ के एक उस काम को सक्रियता से चलाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम फिर उस काम को अपने जमाने के हिसाब से बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में रहे। तो ये जो पूरा जो, और ये तीनों लोग, चाहे आप फूले जी की बात करें, साहू जी महाराज की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, ये तीनों लोग ब्रिटिश एजुकेशन से शिक्षित लोग थे। इन सभी तीनों लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न से भारतीय समाज में जो एक शोषण का जो पूरा दौर था, उस शोषण के पूरे दौर को उन्होंने ये कहने का, ये बताने का प्रयास किया कि ये शोषण केवल आर्थिक नहीं है, ये शोषण एक तरह से पूरा सांस्कृतिक ढांचा है, जो वर्ण, जाति और धर्म के मिथकों के आधार पर व्यक्ति को लगातार शोषित करता रहता है, और व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि तुम शोषित हो रहे हो। फूले जी अपने समकालीन लोगों से इस आधार पर सबसे आगे हैं और सबसे मॉडर्न हैं, क्योंकि वो इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी और जस्टिस के सवाल को लेकर के आते हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की क्रांति में देखते हैं। और बुद्ध की क्रांति में जिस बात को देखते हैं, वही क्रांति फूले जी के रूप में वो यहाँ इसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी और जस्टिस के उन सवालों को यहाँ पर भी देखते हैं। और बाबा साहब इक्वलिटी, फर्टर्निटी और जस्टिस के उन सवालों को बाद में चल करके वो उस जो आपकी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके साथ भी उनको जोड़ करके हमें पेश करते हैं। तो पूरा जो नोशन है, पूरा जो नैरेटिव है, पूरा जो संदर्भ है,
फूले जी का पूरा जो संदर्भ है वो ज्ञान का संदर्भ है। फूले जी के खिलाफ जो लोग लगे रहे उनका अज्ञानता का रेफरेंस है। वो अज्ञानता चाहते, फूले जी ज्ञान चाहते थे, वो शोषण मुक्त समाज चाहते थे। वो शोषण मुक्त, उस शोषित समाज को ऐसे ही बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि जहां से शोषण आ रहा है वो जब तक हम उस बिल को बंद नहीं करेंगे, जहां से शोषण निकल रहा है तो वो वहां से वो सांप तो निकलता ही रहेगा। वो उसको उस पूरे नोशन को समझने के लिए ये जरूरी है कि ज्ञान के उन आधारों को हम समझें। तो फूले जी बेहतरीन ढंग से उन आधारों को हमारे बीच में रखते हैं और ये बताते हैं कि समाज को बदलना है तो समाज को बदलने के लिए आपको केवल यही जरूरी नहीं है कि आप खुद शिक्षित हो जाएं, बल्कि यह भी जरूरी है कि को सफरर की अवधारणा वो लेकर के आते हैं। को सफरर्स कौन है? जो पूरा बहुजन समाज है वो को सफरर है। उन सभी को सफरर को एक साथ आ करके समाज बदलने के साथ जुड़ना होगा, और यही समाज बदलेगा तो बहुजन समाज ज्ञान की सत्ता पर काबिज हो गया, और ज्ञान की सत्ता पर काबिज होगा तो उस बीमारी को पूरी दुनिया को दिखा पाएगा कि हमारी बीमारी का कारण बड़ा यही है कि जिसके आधार पर, जिसको हम ब्राह्मण शाही कहते हैं, जिसको हम पुरोहित शाही कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, ये पूरा वो नोशन है जिसको फूले जी हमारे बीच में रखते हैं। जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ते हुए अभी गुरनाम सिंह जी से भी सवाल पूछूंगा कि उन्होंने जैसे हमें कुछ रचनाएं दिखाई उनकी, फुले साहब की पंजाबी में दिखाई, हिंदी में दिखाई, और कुछ किताबें जो है उनके ऊपर जो लिखी हुई है। तो वो जो फुले साहब की, जिनको दादा साहब उन्होंने कहा कि फुले साहब को उन्होंने दादा साहब ये पंजाबी में कहा है, उनको वैसे फुले साहब को टाटा साहब भी कहा जाता था उनके समय। तो दादा साहब फुले जी के जो साहित्य है, रचना है, तो उनका आज क्या परिणाम दिखाई देता है देश भर में, वो हमें गुरनाम सिंह जी बताएं। तो इसके बारे में अगर ज्यादा ना भी बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है कि जो आज तक इस देश के लोगों को बाबा साहब के जाने के बाद पता नहीं चला, और जिसका बाद में बामसेव के तौर पर निर्माण हुआ, उसका बेस जो है, उसका आधार भूमि जो है, जो दादा साहब ज्योतिराव फूले जी। हम बामसेव बाद में तब बनाते हैं जब बहुत सारे लोगों को हमारा बुद्धा से लेकर आगे तक साहित्य इतिहास पता चलता है, मगर इसमें बात असल में यहां आकर एकदम रुकती है कि दादा साहब से पहले का साहित्य और इतिहास कम से कम हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को पता नहीं था। सबसे बड़ी बात यही हुई कि दादा साहब ज्योतिराव फूले ने जब दो चीजें पकड़ी, एक तो आर्यन और दूसरा आर्या वैदिक और दूसरा ये वेद, ये दोनों को पकड़ने के बाद जब उन्होंने उस पर रिसर्च आगे तोड़ा तो जितनी समझ आज तक हम ले सके हैं या जितना हम जान सके हैं वो हमको कभी पता ना चलता। इसका आधार दादा साहब ज्योतिराव फूले और उनके पद चिन्हों पर चलते दादी साहिबा सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने भी बाद में साहित्य लिखा थोड़ा, ये दोनों उसका मूल आधार हैं। यहां मैं एक बात और कह दूं कि दादा साहब का साहित्य और दूसरा साहित्य, उसमें अंतर क्या है। दादा साहब को एक बार ब्राह्मणवादी लोगों ने अपनी सभा में बुलाया। ये एक कांड है, बहुत महत्वपूर्ण कांड है। जब दादा साहब को बुलाया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि तुम्हारा साहित्य हमारा साहित्य नहीं है,
तुम्हारा इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। तुमने जो लिखा वो शोषकों का इतिहास और शोषकों का साहित्य है, और हम जो लिखेंगे वो शोषित वर्ग का इतिहास और साहित्य होगा। यहां से शुरू करते हैं दादा साहब। और उसके बाद जब गुलामगिरी आई तब एक बहुत बड़ा नया कांड जुड़ा उसके साथ कि दादा साहब को इसलिए रोकने का पहला प्रयास हुआ कि उन्होंने आर्या और वेद जो है इनको सामने लेकर आए वो। और उनको रोकने के लिए क्या हुआ कि गुजरात का एक ब्राह्मण जो प्रोफेसर साहब ने उसका नाम भी शायद तिवाड़ी, मूल शंकर तिवाड़ी ऐसा नाम लिया उनका। हाँ, मूल शंकर तिवाड़ी। वो आदमी दयानंद सरस्वती बनकर बॉम्बे में आया और बॉम्बे में अपर कास्ट के कम से कम 100 लोग इकट्ठे हुए और उन 100 लोगों ने सबसे पहले दादा साहब ज्योतिराव फूले के आंदोलन पर हमला किया। और दूसरा हमला उनका पंजाब पर था। और यहाँ 2 दलित प्रोफेसर जो थे, मेरा ख्याल में भारत के लोगों को शायद इस बात का अभी तक शायद पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो मैं बता दूं चलते चलते कि भारत में पहले 2 प्रोफेसर जो दलित थे वो अंग्रेजी कॉलेज में, उनका नाम था ज्ञानी दित सिंह और प्रोफेसर गुरमुख सिंह। 2 आदमी पंजाब के पहले प्रोफेसर बने अंग्रेज कॉलेज में। तो उन दोनों लोगों ने दयानंद सरस्वती को बाहर खदेड़ा और यहाँ पंजाब से बाहर निकाला। ये एक बड़ी क्रांति की बात है। पहले वो महाराष्ट्र में हमला किया, फिर पंजाब में हमला किया, और दोनों जगह पर इस देश के बहुजन समाज के स्कॉलर या चिंतक कहो या क्रांतिकारी कहो, उन लोगों ने उस आर्य समाज की लहर को उखाड़ा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी बुलाया गया उसी आर्य समाज की सभा में, मगर बाबा साहब ने उसके जवाब में जो लिखा वो था, वो बड़ी पुस्तक जो उनका ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कहा, ये आर्य समाज के जवाब में लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि दादा साहब कहते हैं कि तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा साहित्य जो है वो शोषकों का इतिहास है, मगर हमारा साहित्य और इतिहास शोषितों का इतिहास है। वही साबित किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। तो मतलब दादा साहब को आप हर जगह देखोगे, अगर उनको बाहर निकाल दोगे तो तुम एक बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दोगे। भारत के इतिहास में, भारत के साहित्य में अगर दादा साहब का नाम और उनकी रचना और उनका विचार माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जो बड़ा ऊंची जगह पर पहुंच गया जो विचार है वो नीचे ग्राफ में आ जाएगा। तो ये बात दादा साहब के बारे में कही जा सकती है कि दादा साहब एक पिलर थे इसके ऊपर सारी होती रही। अगर हम बामसेव के आदमी, मैंने 80 में बामसेव ज्वाइन किया काशीराम जी के साथ, में 80 में आया, बोरकर साहब भी मेरे साथ थे और दूसरे साथी वो गंगा बने वो भी मेरे साथ थे, डीके खापड़े मेरे साथ थे, तेजेंद्र सिंह चल्ली मेरे साथ थे। मैं इनसे थोड़ा छोटा था, ये मेरे से थोड़े बड़े थे, मगर मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि मैं साहित्यकार था और मैं 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा था और मैंने 3 कॉलेजों में विद्या हासिल की, तो मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण एकदम जल्दी उस बात को पकड़ गया जो बात आज हम कर रहे हैं। तो मैं दादा साहब को कभी नहीं भूलता और दादी साहिबा को भी कभी नहीं भूलता, हर रोज याद करता हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे जीवन दिया, मुझे नहीं, इस देश के लोगों को जीवन दिया। जी मैं अभी अजमेर सिंह जी को ये सवाल पूछना चाहूंगा। अभी गुरनाम सिंह जी ने कुछ तुलनात्मक बातें की है, उसी रेफरेंस में आगे मैं सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि जी का जो साहित्य है, उनके समय भी कुछ समकालीन साहित्यकार थे
उनके साथ उनको उनकी किस प्रकार से तुलना की जा सकती है? जो फुले साहब के समकालीन जो साहित्यकार थे उनके साथ फुले साहब की किस प्रकार से तुलना की जा सकती है, और उनमें फुले जी का क्या उनकी कैसा स्थान है, उसको कैसे देखा जा सकता है? अजमेर सिंह जी। समकालीनता का जहां तक सवाल है, उस समय का जो समाज, जैसे मुक्तसर जी अभी बता रहे थे कि समाज जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, यह समाज में अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अभियान चलाना चाहिए। ये दो मुख्य बिंदु हैं साहित्य को समझने के। जो जैसा है समाज, उसको बनाने के लिए तथाकथित जो श्रेष्ठता का चोला ओढ़े हुए लोग थे वो चला ही रहे थे, उनको कौन रोक रहा था? लेकिन उनको एक दिक्कत आ रही थी, वह थी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने अब सभी के पढ़ने की व्यवस्था के लिए अभियान चलाना शुरू किया था कि आप सभी को पढ़ने के लिए हम आगे लेकर आएंगे। और वो बीइंग इसलिए क्योंकि फूले जी ऐसा कह रहे थे, और उनकी फूले जी के साथ लगे हुए लोग या फूले जी को के विचारों के साथ जुड़े हुए लोग ऐसा चाहते थे कि समाज में बदलाव आए। लेकिन जो दूसरी तरह का जो साहित्य रचा जा रहा था, उस साहित्य में वही पोंगापंथी थी, वही अज्ञानता थी, वही शोषण के प्रतीकों को मिथकों के आधार पर पेश करने का पूरा दौर था। इसलिए फूले जी अपने समकालीन रचनाकारों से बहुत आगे की बात करते हैं। समकालीन रचनाकार, उस वक्त के जो रचनाकार अगर हम देखें, जो पंजाब से कुछ लोग जो देवरानी जेठानी की कहानी लिख रहे थे, पंजाब से कुछ लोग उपन्यास लिख रहे थे, लाला श्रीनिवास दास का रेफरेंस आता है, परीक्षा गुरु उपन्यास की बात आती है, तो 1872-73 के आसपास की रचना है। लेकिन उधर जो अगर हम बात करें फूले जी की, तो एक तरफ देवरानी जेठानी या परीक्षा गुरु की रचनाएं लिखी जा रही हैं, तो एक तरफ समाज बदलने की रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो हमें इस चीज को समझते हुए यह एहसास होता है कि फूले जी का जो साहित्य है वो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था। फूले जी के विचार से जुड़े हुए लोग पूरे देश में जा रहे थे। अभी जो मुक्तसर जी इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरह से पंजाब के दो प्रोफेसर्स ने पंजाब में उन लोगों का आना और इस बात को उठाने को लेकर के पूरे लोगों को ये बताया कि ये लोग क्या चाहते हैं, और वो लोग जो चाहते थे ये पूरी दुनिया जानती है, हम तो जानते ही हैं क्योंकि हम तो सभी भुक्तभोगी हैं। बहुजन समाज तो उन लोगों से बहुत अच्छी तरह से हर रोज डील करता ही है। और फूले जी इस बात को कहते भी थे कि मुझे अगर दूसरे लोग भी मेरे साथ आए और वो उनको लगता है कि समाज निर्माण में उनने अभी तक जो गलत किया है वो छोड़ दें, तो हम समाज को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत का समाज ऐसा है कि वहां दूसरी तरह से बहुत कम लोग निकलते हैं। यहाँ सारे को सफरर्स ही इकट्ठा होकर के उस आंदोलन को चला रहे हैं। तो बराबर रूप से अगर ये देखा जाए कि फूले और फूले के जो समकालीन रचनाकार थे, साहित्यकार थे या आंदोलनकारी लोग थे, उन सभी में फूले का विचार ज्यादा मॉडरेट था, ज्यादा आधुनिक था, ज्यादा वो सोसाइटी ओरिएंटेड थे। समाज की बुराइयों के खिलाफ, चाहे वो महिलाओं की एजुकेशन का सवाल था, लड़कियों की शिक्षा का सवाल था, चाहे वो विधवाओं के विवाह का सवाल था, चाहे वो उनके क्योंकि उन्होंने खुद अपने पुत्र को जो उन्होंने जो प्रॉपर्टी देते हुए इस बात को कहा कि पूरा जो तुम मेरे उत्तराधिकारी जरूर हो, लेकिन तुम मेरे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के साथ नहीं रहोगे, तो तुम मेरे इस संपत्ति का, मेरे इस पूरे कामकाज के भी तुम कोई उत्तराधिकारी नहीं हो पाओगे। ऐसा करने वाले दुनिया में कौन लोग दिखते हैं? ये तो फूले जी की महानता थी कि उन्होंने सभी को उस पूरी दास्ता के खिलाफ अपना पूरा जीवन लगाया। और माता सावित्री बाई की भी महानता थी कि उन्होंने उस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि
वो पूरे सवाल बहुत पीछे रह गए होते, जिन सवालों को फूले जी लेकर के चलते हैं। और जो अभी जो जिस बात को पहले भी मैंने रेखांकित किया था, उठाया था, और वो यह कहा था कि हम बहुत बार नवजागरण को लेकर के बहुत आंदोलित रहते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत बार ऐसा भी लगता है कि नवजागरण बेसिकली ये हिंदू जागरण था। ये नवजागरण बेसिकली हिंदू जागरण था। इसके अगर कुछ पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं तो ये बेसिकली ये हिंदुत्व का जागरण था, जो हिंदुओं को इसलिए जगा रहा था, देखो अगर तुम नहीं जागे तो ये लोग आ जाएंगे, अगर तुम नहीं जागे तो ये लोग आ जाएंगे, और फिर अगर ये लोग आ गए तो फिर हम कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए तुम अपने धर्म में थोड़ा सा लिबर्टी दे दो। जैसे हम देखते हैं कोई किताब जब पुरानी हो जाती है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसका एडिशन आता है, इसी तरह से आर्य समाज हिंदुइज्म का एक एडिशन है, जो थोड़ी थोड़ी रियायत देते हुए लोगों को, जैसे हम हरियाणा और पंजाब में आर्य समाज ने किस तरह का बवाल और किस तरह का अभियान चलाया, जिसको हम सभी जानते हैं कि आर्य समाज ने उन सभी लोगों को, चाहे वो किसानों के सवाल थे, चाहे वो पूरे शोषक वर्ग के सवाल थे, उन सवालों को आगे नहीं आने दिया। अगर हम ये देखें कि आजादी के आंदोलन के दौरान फूले जी के बहुत बाद में हरियाणा में छोटूराम जी का जो आंदोलन था, जिसमें वो कह रहे थे मंडी और फंडी, मंडी का मतलब है बाजार और फंडी का मतलब है फंड करने वाला, यानी वो पाखंड करने वाला। इसी तरह से फूले जी जिस बात को कह रहे थे, सेठ जी और भट्ट जी, सेठ जी क्या है बाजार और भट्ट जी क्या है ब्राह्मणवाद। फूले जी के बाद जो अगर हम बात करें, छोटूराम जी की बात कर रहे हैं, तो छोटूराम जी उसको मंडी और फंडी कहते हैं। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर उसको ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद कहते हैं। तो ये सभी लोगों का जो एक जो शोषक जो तबका था, उन सभी लोगों को आगे आने से बराबर रोक रहा था, और उस विचार को आगे बढ़ने से रोका जाए, इसका उन्होंने पूरा प्रबंध किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि अज्ञानता थी। अज्ञानता के अभाव में, वो ज्ञान के अभाव में लगातार वो पीड़ित होते चले गए। अगर वो ज्ञानी होते तो फूले के आंदोलन को उठाते, बाबा साहब के आंदोलन को उठाते, और जिस आंदोलन को आज हम बड़े स्तर पर चला रहे हैं, ये आंदोलन उस जमाने में ही तैयार हो जाता, तो शायद आजादी के आंदोलन के दौरान हमें उस सभी अधिकारों की ज्यादा प्राप्ति होती, जिन अधिकारों के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं। विशेष रूप से आर्टिकल 340 को लेकर के हम जब बात करते हैं, ओबीसी के हिस्सों की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ओबीसी को वो अधिकार आज तक हासिल नहीं हो पाए जो शेड्यूल्ड कास्ट को, ट्राइब को उस जमाने में हासिल हो गए थे। इसलिए कहीं ना कहीं अज्ञानता उसके पीछे मुझे लगता है रही है। ये मुझे कुछ इसमें कहना था। जी आपने सही कहा कि फुले साहब ने ओबीसी वक्त तो उनको वो शूद्र कहते थे, शूद्र और अति शूद्र। ओबीसी जो कि शूद्र है, उन्होंने सही परिभाषा उस वक्त की थी। आज के परिभाषा में हम उनको ओबीसी कहते हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे जो आर्टिस्ट हैं दोमेटी विजय, उनका भी चित्र देखिए आप कंप्लीट हो रहा है, वो लाइव है। वहां से वो हमारी चर्चा के साथ साथ फुले जी का जो चित्र है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, और हमारी चर्चा भी अभी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मैं अभी जानना चाहूंगा, गुरनाम सिंह जी तो अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे इंटरनेट की वजह से, क्योंकि अभी तो देश भर में क्रंच है, डाटा क्रंच है, सारे लोग इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं। तो मैं ये अभी जानना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल हमारा है कि ये जो फुले साहब का जो साहित्य है, पूरा साहित्य है, उससे हमने क्या प्रेरणा लेना चाहिए, क्या प्रेरणा ले सकते हैं हम? मुझे लगता है फूले जी के साहित्य से सबसे बड़ी प्रेरणा हमें यही लेनी चाहिए कि हमारी गुलामी का कारण यह है कि हम जानते नहीं हैं। अब हम उस गुलामी के बारे में जान जाएंगे तो गुलामी के खिलाफ आंदोलित होंगे तो निश्चित रूप से वह आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रेरणा है कि फूले जी के साहित्य से हमें यही मिलती है कि फूले जी को हमें अपनाना है जीवन में, उनके कार्यों को भी अपनाना है, उनके विचार को भी अपनाना है, और उस विचार को लगातार लोगों तक पहुंचाना है। तो उससे प्रेरणा के साथ फूले जी जो
यहाँ हमें ये बताने का प्रयास अपने जमाने में जो करते थे और आज भी जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, जो फीमेल फिटिसाइड का जो सवाल है, भ्रूण हत्याओं का जो सवाल है, वो भ्रूण हत्याएं फूले जी ने अपने जमाने में फीमेल फिटिसाइड का या विधवा महिलाओं का विवाह करने का, उनके जन्म लेने के अधिकार के सवाल उठाए थे। लेकिन बाद के वर्षों में लगातार हम उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में देखते हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ ये जन्म लेने से पहले ही ये सवाल लगातार रहे हैं। तो उनसे प्रेरणा यही मिलती कि हम दोनों जीवन के बराबर के हिस्सेदार हैं, तो दोनों को आपको सम्मान देना होगा। अगर दोनों को सम्मान होगा तो निश्चित रूप से हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। अगर उनको सम्मान नहीं देंगे तो समाज में लगातार और घर में लगातार और पूरी जगह पर, क्योंकि पितृसत्ता भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो फूले जी वहां पर उठाते हैं। जो फीमेल फिटिसाइड का सवाल हो, चाहे पितृसत्ता का सवाल हो, चाहे वो ज्ञान का सवाल हो, चाहे वो शोषितों के खिलाफ बराबरी पर रखने का सवाल हो, या पूरे किसान के सवाल हो, चाहे किसान के कोड़ा में जो अभी जो जिस सवाल को अभी बताया गया था कि किसान के कोड़े में जो किसान की दुर्गति क्यों है आज, क्योंकि किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि किसान को क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि किसान क्योंकि पावर सेक्टर से बाहर है। जो रूलिंग क्लास है किसान वह नहीं है। अगर रूलिंग क्लास किसान होगा तो अपने दुख दर्द को वो समेट सकता है, उनका इलाज कर सकता है। और अगर रूलिंग क्लास आपको बनना है जी, तो को सफरर को एक होना होगा, और को सफर तो रूलिंग तो उनका सक्षम हो पाएंगे। तो यही अंततः बाबा साहब यही चाहते थे कि सभी लोग एकजुट होकर के इस देश में एक ऐसा तंत्र बनाएं जिसके आधार पर वो राजनीतिक चाबी से पूरे देश की उस गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकें। ऐसा एक सिस्टम बाबा साहब अम्बेडकर अपने जमाने में चाहते थे और ऐसा प्रयास उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि हमें उन सभी प्रेरणाओं को लेकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है इस बात को आगे के लिए हम जारी रखें। जी जी, सही कहा आपने कि फुले साहब का जो साहित्य है उसकी प्रेरणा हम कैसे ले सकते हैं। तो फुले साहब केवल आंदोलक ही नहीं थे, मतलब वो आंदोलन के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं, जो बातें हैं, साहित्य है, उन्होंने निर्माण किया और उसके लिए वो लेखक बने, साहित्यकार बने। उन्होंने नाटिकाएं लिखी, रिपोर्ट लिखे, सरकार के अंग्रेजों के लिए कुछ आवेदन दे दिए, पूरा उनका साहित्य है। तो ये सारा जो साहित्य है, उनकी कविताएं, नाटक, कहानियां या अन्य जो उनके जो रिपोर्ट है उसको हम पढ़ेंगे तो उनके जो ध्येय है, उनके आंदोलन का जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो पूरी विचारधारा है, वही उसमें से दिखाई देती है। बाकी जो साहित्यकार है उनका जो साहित्य है वो कुछ जो साहित्यकार होते हैं कथा कहानियां लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, वो मनोरंजन या मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। लेकिन हम सब अभी जो चर्चा हमारी चली पिछले 1-1.25 घंटे से 1.5 घंटे से चर्चा चल रही है, हमारा चित्र भी लगभग पूरा हो रहा है फुले साहब का। तो ये जो उनका जो विचार है उनको पढ़ना है फुले साहब का, उनकी विचारधारा को जानना है, उनके ध्येय उद्देश्य को जानना है, तो उनका साहित्य पढ़ना हमें बहुत ही आवश्यक है। जो हमें देख रहे होंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम पूरे 4 दिन चलने वाला है। 2 बजे और एक कार्यक्रम, उसमें भी आप जुड़ेंगे। तो फुले साहब का जो अभी चर्चा चल रही है, तो फुले साहब का जो साहित्य है उसमें गुलामगिरी एक ग्रंथ है, हंटर आयोग को जो दिया हुआ, उनका हंटर कमीशन को दिया हुआ रिपोर्ट है, ब्राह्मणों की चालाकी नाम का उनका एक पुस्तक है, सार्वजनिक सत्य धर्म है, किसानों का शोषण या किसानों का कोड़ा, किसान का कोड़ा, ये उनकी काफी प्रख्यात है। और हम अभी समाप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। हमारे गुरनाम सिंह जी मुक्तसर अभी जुड़ नहीं पाए क्योंकि इंटरनेट है की दिक्कत आ रही है। धनंजय जाखड़ रिमोट एरिया में रहते हैं, एक ट्राइबल एरिया से है, हिली एरिया में, तो वहाँ इंटरनेट नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि आपने अजमेर सिंह जी बहुत काफी गहरी जानकारी हमें मिली है आप सभी इसके माध्यम से। आखिरी में मैं फुले जी का एक
जो उनका कोटेशन है, उनकी जो कविता का जो हिंदी अनुवाद है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी की अनुमति से। उन्होंने कहा था, विद्या के अभाव से मति अर्थात सोचने समझने की शक्ति नष्ट हुई। विद्या के अभाव से मति नष्ट हुई। मति के अभाव से नीति अर्थात नैतिकता नष्ट हुई। मति के अभाव से नीति नष्ट हुई। नीति के अभाव से गति नष्ट हुई अर्थात परिवर्तनशीलता नष्ट हुई। गति के अभाव से वित्त नष्ट हुआ। वित्त अर्थात अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षमता जो है वो नष्ट हुई। गति के अभाव से वित्त नष्ट हुआ और वित्त के अभाव से शूद्रों का पतन हुआ। अज्ञान के कारण ही यह सब कुछ हुआ। विज्ञा के अभाव से मति नष्ट हुई। मति के अभाव से नीति नष्ट हुई। नीति के अभाव से गति नष्ट हुई। गति के अभाव से वित्त नष्ट हुआ और वित्त के अभाव से अकेले और शूद्रों का पतन हुआ। यह अकेले अज्ञान के कारण ही सब कुछ हुआ। आज हम चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर कि फुले साहब का जो साहित्य है वो उसका जो आज की जो प्रासंगिकता है, उनका जो विचार है उसको हम जानना चाहते थे। मैं अजमेर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमारे साथ चर्चा में बने रहे और हमारे साथ हैदराबाद से आर्टिस्ट दोमेती विजय हमारे साथ है। सुधाकर जो उनके जो बड़े भाई है उनके आईडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी को मैं विजय जी को मैं कहना चाहूंगा, विजय जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? विजय जी, कैन यू हियर मी? यस विजय जी, yeah, you are. I guess you are completing your now. It is going to complete, right? Yes, completed, sir. Completed. Yeah. Very excellent. Say that in to all our viewers. What, sir? You should know that this is whatever you are trying live. It is live. Yes, sir. Like, okay. Thank you. Yeah. So maybe you may not be getting the discussion was going on. It was in Hindi. So I'm very much sorry about that. Because people and Karnataka people don't understand Hindi very much. We are trying to get to Telugu and Kannada, some sounds and other discussions online. Yeah. So to close it now, you just be online, complete your picture. Ajmer Singh ji, आप पिक्चर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पिक्चर, तस्वीर, फोटो के बारे में? You carry on, Vijay ji, you carry on. Okay. हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, दोबारा से सवाल मैं आपका समझ नहीं पाया। मेरा सवाल ये था कि हमारे साथ जो विजय है, हमारे आर्टिस्ट कार्यकर्ता है, वो पिछले 1.25 घंटे से जुड़ रहे, लाइव पेंटिंग ये कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उनका, और हमारे साथ विजय मतलब चर्चा के साथ साथ वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने एक चर्चा के साथ लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि क्या चल रहा है, तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब एक अलग से हटके मैं सवाल। हाँ, नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन जो कार्य है, क्योंकि कलाएं व्यक्ति को ज्यादा सेंसिटाइज करती हैं। लिटरेचर को, साहित्य को आपको पढ़ना होता है, एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं। तस्वीर को देखने में आपको कोई वक्त नहीं लगाना होता है कि ज्यादा वक्त तक आपकी तस्वीर, आपको अगर विजुअल आर्ट्स के जो लोग हैं, जानकार हैं, वो तस्वीर को बैठ करके उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बताते हैं। लेकिन जिस तरह से फूले जी का ये जो तस्वीर हमारे बीच में आ रही है, तो वो है एक हमें ऑटोमेटिकली मैसेज देता है, और मैसेज यह देता है कि हमारे परिवारों में फूले जी को बनाने की, सिखाने की, अपना इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वह होगी तो परिवारों में उसकी बात आगे तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि विजुअल आर्ट्स के साथ साथ जो पेंटिंग्स है,
वो पेंटिंग्स भी बहुत मारक चीज है, वो व्यक्ति को ज्यादा सेंसिटाइज करती है कि फूले का तस्वीर देख करके हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है कि फूले के बारे में कोई बताए, हमें ऑटोमेटिकली फूले का पूरा इतिहास हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम किसी वजह से उस समय किसी दूसरे विचार में फूले को देखते ही वो विचार अचानक हमें आ जाता है, बाबा साहब की तस्वीर देखते ही हमें अचानक वो पूरा विचार हमारे अंदर आ जाता है जो बाबा साहब का है। इसी तरह से वो बुद्ध की तस्वीर देखते पूरा विचार हमारे अंदर आ जाता है ज्ञान का। तो ये सारी जो चीजें हमारे मध्य हैं, ये पूरा जो क्रिएटिविटी है, इन पूरी क्रिएटिविटी से हमें एक नए तरह से चीजों को समझने का, उसके बारे में विचार करने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से ये कलाओं के माध्यम से हम समाज को ज्यादा कुछ दे सकते हैं, हमें उस दिशा में भी आगे जाना चाहिए। मुझे कुछ इसमें यही ऐड करना था। विजय जी को जो उधर इस सुंदर जो उन्होंने बनाया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा, जब से लगातार हम बोल रहे हैं वो बना रहे हैं, तो उनका भी महत्वपूर्ण जो कार्य है, इंपॉर्टेंट जो वर्क उनका है, दे हैव डन ए वेरी रिमार्केबल जॉब ड्यूरिंग द last 1.5 hours continuously. I congratulate for him for this wonderful जाखड़ जी, हम समाप्ति कर रहे हैं, अभी 2 मिनट का हमारे पास केवल समय है। आप इसमें कुछ अपना संदेश अगर देना चाहते हैं। विजय जी जो है हमारे साथ आंध्र प्रदेश से, लाइव पेंटिंग वो कर रहे हैं, अभी उनकी पेंटिंग भी चुकी है, तो 2 मिनट में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए पूरे विषय पर और उनके। देख रहा हूं मैं जी। अपनी 2 मिनट में प्रतिक्रिया दीजिए सर, हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं अभी। आज का ये जो प्रोग्राम है, और मुझे पहले तो मैं जी ठीक है। तो साथियों, ऐसा है कि मैं सबसे पहले खेद व्यक्त करता हूं कि मैं बीच में आपके साथ में नहीं रह सका, मेरे इंटरनेट का यहाँ। आज फुले जी की जयंती के अवसर पर हमने ये जो विषय रखा है, और इस विषय के इसमें दायरे में प्रदीप जी ने जो संदेश पर जो बात अभी बताई है कि हम क्या संदेश दे सकते हैं, तो फुले का जो कार्य है, वैसे तो मैंने मेरे पहले प्रस्तावना में दिया था कि बाबा साहब की बात मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को लेकर कि बाबा साहब ने ये कहा था कि चाहे सत्ता में कोई भी आए, लेकिन अगर उसे सही ढंग से काम करना है और समाज का कल्याण करना है, समाज का विकास करना है, तो फुले जी का कार्यक्रम लिए बगैर वो नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। तो फुले जी का पूरा कार्यक्रम है वो उनके साहित्य में है, उनका साहित्य, उनका विचार और उनका कार्यक्रम कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि फुले जी ने तब तो बहुत सारी खोजबीन नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी फुले जी ने जो तर्क लगाए और उस तर्क के आधार पर उन्होंने हमारे सारे इतिहास को पुनर्रचित करने की जो कोशिश की है, और वो जो उनका जो जज्बा था, वो जज्बा आज के साहित्यकारों ने और आज के कार्यकर्ताओं ने, आज के नेताओं ने लेने की जरूरत है, और वो हम लेंगे। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को हमें अगर इकट्ठा करना है, तो फुले जी ने जो सूत्र बताया है, एक तरफ शेठजी भटजी लाटजी, यानी कि वे ब्राह्मण बनिया तो बोलते ही है और लाइन करते हैं, शेठजी भटजी लाटजी विरुद्ध शूद्राति शूद्र मूल निवासी। तो यहाँ पे वे ब्राह्मण बनिया को तो लेते हैं घेरे में, लेकिन साथ साथ लाटजी का मतलब होता है वे दलाल जो हमारे ही समाज से है, लेकिन जो उनसे मिले हुए है, और लगातार ये जो फंग फितूरी, या तो वे लोग जो धोखाधड़ी करते हैं समाज के साथ में, उन लोगों ने फुले जी के इस साहित्य से इन बातों की सीख लेनी चाहिए कि अगर, क्योंकि ये साहित्य उन्होंने पढ़ना चाहिए, तो उन्हें पता चलेगा कि हम आने वाले समय में अगर हमें जिंदा रहना है, हमारा अस्तित्व बरकरार रखना है, तो फुले जी के साहित्य और विचार के सिवाय हमें और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात है पेंटिंग की, तो मैं सुधाकर जी को
बहुत सारा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमारी चर्चा चलते हुए जितनी खूबसूरत ढंग से और बहुत ही बढ़िया, हाँ जी जी, विजय नाम है उनका। डोमेट्री सुधाकर लिखा है इधर, विजय जी है वो। हाँ हाँ, तो ये जो है उन्होंने अप्रतिम ढंग से इस चित्र को प्रस्तुत किया है और हमारे सामने उसे हमें देखते देखते जो बनाया है, तो फुले जी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को उन्होंने हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। हम जो बातें तर्कों में कर रहे थे वो उन्होंने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उनके धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सबसे पहले गुरनाम सिंह जी मुक्तसर जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन नहीं है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े। उनके घर पे एक्चुअली कोई नहीं है और एक उम्रदराज व्यक्ति है, उन्होंने मतलब वो ज्वाइन करने में भी उनको काफी दिक्कत हो रही थी। हमने उनके साथ सुबह से मैं लगा रहा था, तो हमारे साथ जुड़े रहे। प्रोफेसर अजमल सिंह काजल जी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, अलग अलग अधिवेशनों में, कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में हमारे साथ आते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया और अपनी बातें रखी, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ MNT न्यूज नेटवर्क की तरफ से। और धनंजय झाकरडे जी जो है वो, उनका भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दोमेती विजय जो आर्टिस्ट है और उनके जो बड़े भाई पास में है वो दोमेती सुधाकर, वो खड़े हैं और उनका भी चित्र सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये कार्यक्रम यहाँ से है, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। जय भीम, जय मुलायम सर। जय भीम, जय भीम। सुधाकर जी, अभी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस आपने इतना सुंदर चित्र अपना निर्माण किया विजय जी ने। आई एम थैंकफुल टू विजय जी on behalf of MNT News Network. I will be in touch with you in another program. Yeah, from today itself, it will be going on till 14th in the night. So I'm very much thankful to you, and it is very can get closer the camera. Yeah, image to show all our होने वाली है। विजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। या ओके, तो आप विजय जी कीप कैमरा ऑन एंड जस्ट टेक रेस्ट। Yeah, portrait only, and you have to take rest. Yeah, keep camera on. And you thank you very much. Yeah, Jai Bhim, Jai Bhim. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम, जय मुलायम। Yeah. So मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा 2 से 3 बजे तक का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे साथ मानव सत्याग्रही राव है और हमारे साथ हमारे सामने कुछ ऐसी कला दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप लोग प्रेरित करेंगे। और 2 बजे आप जुड़िए। जय भीम, जय मुलायम।